हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा लेक्चर जो कि होगा मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा जो संविधान है वो बना कैसे। अब पहले लेक्चर में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया कि हमने बहुत सारे प्रीवियस एक्ट देखे थे। जब 1600 में ब्रिटिश क्राउन सबसे पहले आया था, वहां से लेकर के 1947 तक का पूरा रूल्स, उसमें बहुत सारे चार्टर आए, बहुत सारे अलग से एक्ट आए जिसने इंडिया को कैप्चर करने की कोशिश की और बहुत सारे रूल्स को इम्पोज किया। बट धीरे धीरे जब डिमांड उठने लगी कॉन्स्टिट्यूशन की, तो धीरे धीरे 1947 में इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जब पास किया, तो सबसे पहली चीज थी कि इंडिया जो है वो ब्रिटेन के कंट्रोल में ही रहेगा जब तक कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेता। तो उसके बाद से क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रोसेस स्टार्ट हुई। अब अगर हम कभी भी किसी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए एक प्लेस चाहिए। उस प्लेस को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा गया। मीन्स ऐसी असेंबली जहाँ पे लोग रहेंगे और वो असेंबली का वर्क ये रहेगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करे। और जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट होके लग नहीं जाता, तब तक पूरा का पूरा कंट्रोल ब्रिटिश पार्लियामेंट का रहेगा। तो सबसे पहले हमने जब जब भी हम पढ़ेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसका आइडिया जो सबसे पहली बार आया था वो स्वराज पार्टी से आया था, और एम एन रॉय ने इसकी डिमांड की थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक हमारे पास होनी चाहिए। फिर इसकी जो पहली डिमांड थी वो 1940 में जब अगस्त ऑफर आया, उस टाइम पे इसको एक्सेप्ट किया गया। बट वो फुलफिल नहीं हो पाई, उसको बस एक्सेप्ट किया गया बट वो फॉलो नहीं हो पाई। लेटर ऑन जब किस मिशन आया तो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया, और नवंबर 1946 में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने के लिए जो डिमांड थी उसको कहा गया कि कब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन सकती है। अब ऑब्वियसली सी बात है कि अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी तो उसमें बहुत सारे लोग आएंगे जो इलेक्ट होके आएंगे। अब सबसे पहली चीज कि उसमें कितने मेंबर्स होंगे, क्योंकि होल ऑफ द इंडिया से मेंबर्स को लेना था। अब अगर हम देखें तो उस टाइम पे जो कंट्रोल था, तो कुछ जगहों पे प्रिंसली स्टेट्स थे और कुछ जगहों पे ब्रिटिश क्राउन का एक्ट पूरा रूल चल रहा था। तो टोटल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए लोगों जो मेंबर आए वो टोटल 389 मेंबर्स आए। अब ये 389 मेंबर्स की कैटेगरी ये बता दी कि जिसमें 296 मेंबर्स जो थे वो ब्रिटिश इंडिया से आए। मीन ब्रिटिश इंडिया जिसका सबसे बड़ा पार्ट था, वहां से 296 मेंबर आए। 93 मेंबर्स प्रिंसली स्टेट से आए और 4 मेंबर्स चीफ कमिश्नरी प्रोविंस से आए। तो ये पूरे 389 बॉडीज का कॉम्पोजिशन था। अब ये 389 जो लोग थे वो भेजे कैसे? पहले तो ये 389 थे, बट इसके लिए क्या हुआ कि एक प्रोसेस स्टार्ट हुई कि भाई किसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना रहे हैं तो वहां पे किसे भेजेंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि इनका इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हुआ। अब इस इलेक्शन में जब 389 सीट्स का इलेक्शन हुआ तो उसमें 296 सीट्स कांग्रेस को मिली और 73 सीट्स मुस्लिम लीग को मिली। अब यहाँ पे जो भी इलेक्शंस थे वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड किए गए थे। लिंग्विस्टिक बेसिस का मतलब कि जैसी कम्युनिटी रहेगी उस अकॉर्डिंग उसको उसको प्रपोर्शन मिलेगा। मीन्स कि इसमें पहली बार मुस्लिम्स के लिए अलग सीट्स दी गई, सिख के लिए अलग सीट दी गई और जनरल्स के लिए अलग सीट दी गई। बट ये जो सीट का एलोकेशन किया गया वो उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हुआ। बट ये जो पॉपुलेशन का क्राइटेरिया था वो मुस्लिम और सिख में नहीं चला। बट जनरल में जो जनरल कैटेगरी की सीट्स थी, मीन्स जनरल कैटेगरी की सॉरी जितनी सीटें थी 296 में से अगर हम डिवाइड करें तो उसकी जो सीटें थी उस सीटों पे एज पर द लिंग्विस्टिक एज पर द पॉपुलेशन, जहाँ की जिस पॉपुलेशन थी उस एरिया के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सीट बनाएगा। सेम जैसे हमारे अभी भी लोकसभा राज्यसभा या अगर हम देखें लेजिस्लेचर का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उसके इलेक्शन होते हैं तो प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग होता है। सेम वही प्रोविजन वहां पे किए गए और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सीट्स को डिवाइड किया कि जहाँ की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वहां पे सीटें ज्यादा। अब इस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो 55 सीट थी, सबसे ज्यादा जो सीट्स थी जो एलोकेट की गई वो यूनाइटेड प्रोविंस को की गई, यूनाइटेड प्रोविंस को एलोकेट की गई। तो यूनाइटेड प्रोविंस को 55, जो आज के टाइम पे हमारा यूपी है यूनाइटेड प्रोविंस, उसको 55 सीट्स एलोकेट की गई थी। अब इसके बाद से क्या हुआ कि यहाँ पे इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस के बाद से जो लोग इलेक्ट हुए, अब इसमें मिली क्या 296 हो गया 70, अब यहीं पे डिवीजन हो गया, मुस्लिम लीग अपना अलग चली गई। अब यहाँ पे पहली मीटिंग होती है दिसंबर 9 1946 में। पहली मीटिंग तो कहते हैं ना कि संविधान सभा की पहली मीटिंग कब हुई, तो पहली मीटिंग हुई थी दिसंबर 9 1946। अब ये वाली डेट जो है वो एग्जाम में बहुत पूछता है कि पहली मीटिंग कब हुई थी, दिसंबर 19 1946, 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें 211 मेंबर्स जो थे वो
अटेंड करते हैं वो उसमें आते हैं। अब जब कोई भी मीटिंग होगी तो ऑब्वियसली सी बात है कि अगर वो पहली बार हो रही है तो वहाँ पे कोई एक पर्सन रहेगा जो उनको हेड करेगा। बट जरूरी तो है नहीं कि वहाँ पे कोई इलेक्शन तो हुआ नहीं है, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो सबसे एल्डेस्ट पर्सन थे, सबसे जो ओल्ड थे, उसमें थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, एस एन सिन्हा। इनको टेम्पोररी प्रेसिडेंट बनाया गया इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और इसके बाद से इलेक्ट किया गया राजेंद्र प्रसाद को एज अ प्रेसिडेंट। तो अगर हम कुछ वही बात करें कि पहले प्रेसिडेंट कौन थे, तो टेम्पोररी प्रेसिडेंट में पहले डॉक्टर एस एन सिन्हा थे। वहीं अगर हम इलेक्टेड प्रेसिडेंट की बात करें तो पहली बार राजेंद्र प्रसाद जो है वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनकर तैयार हो गई। अब ऑब्वियसली सी बात है कि अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही तो उसका मेन पर्पज जो था वो था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना। बट कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना बहुत इजी वर्क नहीं था, ये बहुत बड़ा टास्क था अगर एक अकॉर्डिंग में देखें। क्योंकि अगर हम देखें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया नहीं गया है। अगर इन थीम में अगर देखें कॉन्स्टिट्यूशन की थीम में, तो उसको हम लोगों ने बहुत जगह से फॉलो किया है। जहाँ से जो प्रोविजंस अच्छे लगे उस प्रोविजंस को हमने वहाँ से ले लिया। तो उस तरीके से हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो ये एक बहुत टफ प्रोसेस था जिसको स्टार्ट किया गया। अब बी एन राव को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाया गया। अब जब ये कमेटी बन गई तो इसने टोटल 11 सेशंस किए। इसके टोटल 11 सेशंस हुए, जो कि 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज में हुए। तो अगर हम वर्ल्ड के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के देखते हैं तो इतना टाइम किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में नहीं लगा। इसीलिए जब हम फीचर्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे कहते हैं ना कि ये सबसे लॉन्गेस्ट, एक तो इतने जिसमें 395 आर्टिकल्स थे, तो 8 शेड्यूल्स में पूरा डिवाइड था। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये बहुत लंबा कॉन्स्टिट्यूशन था और बहुत टाइम लगा इसे बनने में। तो इसमें टोटल 11 सेशन थे, जिसका जो पहला सेशन स्टार्ट हुआ था, पहली मीटिंग, वो 9 दिसंबर 1946 को थी। वहीं इसकी जो फाइनल मीटिंग हुई वो 24 जनवरी 1950 24 जनवरी 1950 को इसकी लास्ट मीटिंग हुई, जिसमें सभी मेंबर्स ने अपना सिग्नेचर किया, और सिग्नेचर के बाद 26 जन को ये एप्लीकेबल हो गया। बट इसका अगर हम पहला ड्राफ्ट की बात करें कि कब पब्लिश किया गया, तो 1948 के फेब में इसका पहला ड्राफ्ट जो है वो पब्लिश किया गया। अब 1946 में ये बना, अब इसने वर्क करना शुरू किया। तो पहली बार जो इसका ड्राफ्ट बना के डाला गया वो 1948 की फेब में इसका ड्राफ्ट पब्लिश किया गया, और इसको फाइनली जो अडॉप्ट किया गया वो 26 नवंबर 1949, इसी को इसलिए लॉ डे कहते हैं, लॉ डे भी इसको कहा जाता है। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो फाइनली अडॉप्ट कर लिया गया। मीन्स कि वो पूरा बन के रेडी था, अब बस एक डेट चाहिए थी, उस डेट पे इसको अप्लीकेबल कर दिया जाए। अब जब इस डेट के बाद से अगर हम देखें तो इस डेट पे इंडिया की क्या कंडीशन थी, तो यहाँ पे 552 लगभग प्रिंसली स्टेट थे। अब इस 552 प्रिंसली स्टेट में अगर देखें तो टोटल 549 ऐसे स्टेट्स थे जो कि इंडिया को ज्वाइन करे, क्योंकि डिवीजन हो चुका था। तो डिवीजन के बाद से ये हुआ कि इंडिया में जितने भी स्टेट हैं वहां से लोगों को लाया जाए। तो 549 इस डेट के बाद से जब ये कॉन्स्टिट्यूशन हुआ तो यहाँ पे 549 स्टेट्स थे जिन्होंने इंडिया को ज्वाइन कर लिया। बट 3 ऐसे स्टेट थे जो ज्वाइन नहीं कर रहे थे, उसमें एक हैदराबाद, दूसरा जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर। ये तीनों अगर हम देखें तो ये तीनों ऐसे स्टेट थे जो ज्वाइन नहीं हो रहे थे। तो हैदराबाद को हम लोगों ने पुलिस एक्शन से कर लिया, कि ऑब्वियसली सी बात है, क्योंकि हैदराबाद ने कहा कि हम एज अ फ्री स्टेट रहेंगे, फ्री कंट्री की तरह रहेंगे। बट वहाँ पे सीधा हुआ कि अगर आपको भाई जाना भी है, क्योंकि हैदराबाद के साथ सीधा था कि वो पाकिस्तान से मर्ज होना चाहते थे, तो उन्होंने सीधा हुआ कि एक्शन कि आप जाओगे कहाँ से, हम अपने टेरिटरी में से जाने ही नहीं देंगे कोई भी चीज़ें। तो वहाँ पे पुलिस एक्शन करके लिया गया। जूनागढ़ का सीधा सीधा था कि वहाँ पे रेफरेंडम करा दिया गया। रेफरेंडम मतलब कि वहाँ की पीपुल्स को एज अ वोटिंग करा दी गई, और वोटिंग कराने के बाद से ये कहा गया कि ये लोग किसके साथ जाना चाहते हैं। तो जूनागढ़ के भी साथ हुआ कि उसको रेफरेंडम से ले दिया गया। और कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर को जब वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू इंडिया में मर्ज किया गया। तो ये था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेकिंग की कैसे स्टार्ट हुआ। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन जब यहाँ पे प्रोसेस अगर हम देखें तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर आ गए, 11 सेशन किए, 2 साल लगे। अब इस 2 साल में अब यहाँ पे जो असेंबली थी उसने कैसे वर्क किया, 11 सेशन तो हुए, बट उस 11 सेशन में कौन था, तो यहाँ पे क्या होगा कि कुछ कमेटीज बनी। तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, कि ड्राफ्टिंग कमेटी एक बनाई गई, उसमें 7 मेंबर्स की ये कमेटी थी। अब इस ड्राफ्टिंग कमेटी का मेन पर्पज ये था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी ड्राफ्टिंग करनी है उसे। तो मेन वर्क जो दिया गया वो ड्राफ्टिंग कमेटी को दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन को वो ड्राफ्ट करना। उसके मेंबर्स थे। अब उन्होंने क्या किया, वर्ल्ड के लगभग 60 से ज़्यादा, यहाँ पे क्या था कि ये लोग ड्राफ्ट करने से पहले इंडिया में क्या हुआ, लगभग 60 से ज़्यादा देशेस के कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा गया, देखा, चेक किया गया।
तो 60 से ज़्यादा कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को देखा गया और इसमें लगभग 114 डेज तक इन्होंने इसको एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद पहला ड्राफ्ट पब्लिश किया। अब पहला ड्राफ्ट जब पब्लिश हुआ उसके बाद से क्या हुआ, उस ड्राफ्ट पे मीटिंग्स हुई, उस मीटिंग्स पे सब लोगों ने अपने सजेशन दिए। तो ये पूरा एक थीम था। अब इसके बाद से हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी और इसके अलावा जो कमेटी जो उसमें उसका कॉम्पोजिशन क्या था और कैसे ड्राफ्ट हमारा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन तक पहुंचा। अब अगर हम वर्किंग की बात करें कि जो पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी उसने कॉन्स्टिट्यूशन को वर्क करने के लिए कैसे काम किया, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया, जो कि 13 दिसंबर 1946 को अडॉप्ट किया गया। मेनली क्या था इस पर्पज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का, कि ऑब्जेक्टिव जो रेजोल्यूशन है वो पूरा का पूरा एक हमारा ऑब्जेक्ट सेट करेगा कि हमें जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है उसको किस पर्पज में काम करना है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि कुछ मेजर कमेटीज बनी, बहुत सारी कमेटी बनी कुछ। उस कमेटी में जो इम्पोर्टेंट है वो है यूनियन पावर कमेटी, ठीक है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी और स्टेट्स कमेटी। मेनली इन तीनों कमेटी को पंडित जवाहरलाल नेहरू हेड कर रहे थे। इसके बाद से बनी रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी और स्टेयरिंग कमेटी, जिसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हेड कर रहे थे। आफ्टर दैट एडवाइजरी कमेटी बनी, जो कि फंडामेंटल राइट्स पे एडवाइस देगी, और साथ ही साथ माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एरियाज के लिए कमेटी बनी। अब ये दोनों कमेटीज को सरदार वल्लभ भाई पटेल हेड कर रहे थे। और एक बनी ड्राफ्टिंग कमेटी, जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी। अगर हम बात करें ड्राफ्टिंग कमेटी की, तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 1947 को बन के तैयार थी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी मीन्स की इतने इस ड्राफ्टिंग कमेटी में क्या था कि 7 मेंबर्स की एक बॉडी बनाई गई, और इन 7 मेंबर्स को क्या हुआ कि दिया गया कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेम ड्राफ्ट करोगे। तो अब इसमें 7 मेंबर्स की कमेटी एक बनाई गई 29 अगस्त 1947 को। अब इस कमेटी में जो हेड कर रहे थे वो इसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इन्होंने इस कमेटी को हेड किया। इसके साथ साथ एन गोपाल स्वामी अय्यांगर ये दूसरे मेंबर थे। तीसरे मेंबर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, चौथे पे डॉक्टर के एम मुंशी, पांचवें पे सैयद मोहम्मद सदुल्ला, 6 में डॉक्टर एन माधव राव, ये रिप्लेस करके आए थे बी एल मित्तल को। और 7th जो मेंबर थे वो टी टी कृष्णा मचारी थे, जो कि टी पी खेतान को रिप्लेस करके आए थे। इनकी जो इल जो कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नए मेंबर्स को लाया गया। अब इन मेंबर्स का ये वर्क था कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट तैयार करें। इस ड्राफ्ट को जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रेजेंट किया जाए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो इस अकॉर्डिंग दिखेगा, जैसा ये रहेगा। तो इस अकॉर्डिंग इन्होंने ड्राफ्ट बनाया। अब इस ड्राफ्ट को बनाने के लिए इन्होंने बहुत सारे कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन उठाया, वहां से उसकी रीड किया, वहां से सोर्सेस को निकाला। अब इसी में देखते हैं ना कि फंडामेंटल राइट्स के पार्ट आते हैं, फिर डीपीएस पे आता है, तो वो हर एक पर्टिकुलर स्टेट से लिया गया था। तो इसके बाद हम देखेंगे कि किस स्टेट से क्या क्या, या किस कंट्रीज से सॉरी क्या क्या हम लोगों ने अडॉप्ट किया। अब इस कमेटी ने क्या किया, पहला जो फाइनल इसको बनाना स्टार्ट किया, और फाइनल जो ड्राफ्ट था वो 4 नवंबर 1948 को जो पहला ड्राफ्ट था उसको प्रेजेंट किया। अब जब कोई ड्राफ्ट प्रेजेंट हो के आ गया, तो जैसे जनरल अभी भी क्या है कि कोई ड्राफ्ट बन के तैयार होता है तो उस पर लोकसभा या राज्यसभा वहाँ पे डिस्कशन होते हैं, एक हाउस से पास होता है फिर वो दूसरे हाउस में जाता है। उस टाइम पे भी क्या हुआ कि जो फाइनल ड्राफ्ट बन के तैयार हुआ उस पर जनरल डिस्कशन स्टार्ट हुए। अब जितने भी ड्राफ्ट बने थे उस पर क्या हुआ कि लगभग 7,653 से ज़्यादा अमेंडमेंट, की 7,500 से भी ज़्यादा अमेंडमेंट लोगों ने प्रपोज की कि ये अमेंडमेंट करने चाहिए। बट इतना बड़ा ये कॉन्स्टिट्यूशन था, इसको बनने में ऑलरेडी इतना टाइम लग गया था, तो जिसमें 2473 मीन 2473 तो 2,500 ऐसे अमेंडमेंट थे जिस पर डिस्कशन हुआ, और डिस्कशन के बाद से रिजल्ट जो निकला उसको डाला गया। अब इसके बाद इसकी 3 बार रीडिंग भी की हुई। 3 रीडिंग के बाद की अगर कहीं पे भी लगता है कि पहली रीडिंग में है कोई अमेंडमेंट है, कोई नहीं उससे फेवर में है, तो वो अपना अपोज कर सकता है। तो ये पूरा प्रोसेस था। इस प्रोसेस के बाद से फाइनली क्या हुआ कि इसको अडॉप्ट किया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 को हम लोगों ने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको अडॉप्ट कर लिया कि ये जो है फाइनल रूप, अब फाइनल जो पूरा ड्राफ्ट है वो यही है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करेंगे। तो इसको अडॉप्ट कब किया हम लोगों ने, 26 नवंबर 1949 को। इस पर जो सिग्नेचर हुए वो 24 जनवरी 1950 को हुए। तो 24 जनवरी 1950 के दिन इस पे सिग्नेचर हुए, और सिग्नेचर के बाद से इस जब सिग्नेचर हुए तो उसमें टोटल 299 मेंबर्स में से 284 मेंबर्स प्रेजेंट थे जिन्होंने सिग्नेचर किए। अब इसको सिग्नेचर करने के बाद से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे, और ये अप्लीकेबल हो गया 26 जनवरी 1950। तो ये पूरा पार्ट था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के कैसे तैयार हुआ।
अब अगर हम इसमें देखें तो इसमें बहुत सारी कंट्रीज का बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन का रोल है। हम लोगों ने किसी कंट्री से कुछ प्रोविजंस लिए हैं, किसी कंट्री से कुछ प्रोविजंस लिए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पूरे के पूरे प्रोविजंस एक जगह से उठा लिए हैं। तो जिस कंट्री से हमें जो कुछ अच्छा लगा या जहाँ से हमें जो चीज़ें मिली वो हम लोगों ने उठाया। बट फिर भी हमारे इस 395 कॉस्ट जो आर्टिकल्स हैं इसमें जो सबसे मेजर पार्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वो 1935 वो इसका एक तरीके से कह लें बेस है। उस बेसिस पे हम लोगों ने अलग अलग प्रोविजंस को ऐड कर दिया है अमेंड करके। तो ये पूरा था कि कैसे इसने वर्किंग की। अब हम देखते हैं कि अब किस किस कंट्री से हम लोगों ने क्या क्या प्रोविजंस लिए। कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो अप्रॉक्सीमेटली हम लोगों ने 60+ कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन का एनालिसिस किया और इसके बाद से हम लोगों ने कुछ कंट्रीज से कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस को लिया। अब सबसे पहले देखते हैं कि यूएसए से हम लोगों ने क्या लिया। तो प्रियम्बल ये हम लोगों ने यूएसए से लिया है। फंडामेंटल राइट्स, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, साथ ही साथ फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट प्लस इम्पीचमेंट, ये पूरा का पूरा प्रोसेस हम लोगों ने यूएसए से लिया है। कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो ये कुछ तो जो ये कुछ पावर्स थे जो हम लोगों ने प्रोविजंस थे जो कि हम लोगों ने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब अगर हम देखें इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट है, तो मिली क्या है कि ये वाली लिस्ट आपको ना किसी भी मतलब बुक में मिल जाएगी, नेट पे भी मिल जाएगी। बट इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है प्रियम्बल, जो कि एग्जाम में पूछता है कि कहाँ से हम लोगों ने क्या लिया। तो प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ जजेज कहाँ से लिया गया, क्योंकि एज पर लॉ स्टूडेंट ये हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि रिमूवल ऑफ जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कहाँ से लिया गया है। कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू बहुत बार पूछा गया है, कहाँ से लिया गया है अलग से ही पूछ लेते हैं। और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ये भी इंपॉर्टेंट है। नाउ यूके मीन्स ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने क्या क्या लिया। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम लोगों ने वहीं से लिया है। सिंगल सिटीजनशिप ये पूछता है, तो सिंगल सिटीजनशिप हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, साथ ही साथ रूल ऑफ लॉ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया कि रूल ऑफ लॉ हम लोगों ने कहाँ से लिया, तो ये यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। साथ ही साथ रिट्स के प्रोविजन हम लोगों को यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से मिलते हैं। बाई कैमरिज्म, बाई कैमरिज का मतलब होता है कि दो सदन। तो अपने यहाँ जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है, ब्रिटेन में कैसा था लोअर हाउस और हाउस ऑफ कॉमन्स, तो अपर हाउस और हाउस ऑफ कॉमन, तो वैसे ही अपने यहाँ लोकसभा राज्यसभा। तो ये भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया। और पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का कॉन्सेप्ट ये भी हमें यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है। अब बात है कनाडा, कनाडा से हमें क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस फॉर्म में है, यूनिटरी है कि स्टेट के लिए है सिर्फ, या फिर फेडरल फॉर्म में, क्वाजी फेडरल फॉर्म में है, तो किसके लिए है वो डिपेंड करता है। तो अभी हम आगे जब पढ़ेंगे सालिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्या फीचर्स है, तो वहाँ पे हमें पता चलेगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वाजी फेडरल फॉर्म में है। कि मीन्स ये बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि यूनियन को बहुत ज़्यादा पावर दे देता है, स्टेट को कुछ भी नहीं देता, एकदम बैलेंस ऑफ पावर लेके चलता है कि स्टेट अपने अकॉर्डिंग रन करेंगे, यूनियन पूरा का पूरा अपने अकॉर्डिंग लगेगा। बट कभी भी इमरजेंसी की सिचुएशन आएगी तो वो पूरा वर्क करेगा एज अ यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमें पढ़ना है अभी आगे जब हम इसके हम देखेंगे बेनिफिट्स क्या थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जो वेरियस प्रोविजंस थे उसमें देखेंगे। तो कनाडा से हम लोगों ने क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन यूनियन स्टेट्स मीन्स जो 7th शेड्यूल के प्रोविजंस है वो हम लोगों ने कनाडा से लिए हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किसमें, यूनियन में या सेंट्रल में और स्टेट में। साथ ही साथ रेसिडुअल पावर जो कि बचती है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो चीज़ें हमने यहाँ से ली, कनाडा से ली। आयरलैंड से हम लोगों ने क्या क्या लिया, तो आयरलैंड से हम लोगों ने डीपीएसपी लिया, जो कि बहुत बार पूछता है डीपीएसपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइरिश कॉन्स्टिट्यूशन में से हम लोगों ने डीपीएसपी के प्रोविजंस लिए हैं। साथ ही साथ नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा ये पूछता है। और इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हम लोगों ने कहाँ से लिया है, ये भी हम लोगों ने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। कनाडा में ये एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये भी कनाडा में आता है, तो ये आपको अलग से देखना है कि ये इसी में आता है। फिर फ्रांस से हम लोगों ने क्या लिया, तो फ्रांस से हम लोगों ने रिपब्लिक एंड आइडियाज ऑफ लिबर्टी लिया है। साथ ही साथ इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी की बात जो कि हमारे प्रियम्बल में की जाती है वो भी हम लोगों ने यहीं से लिया है। तो रिपब्लिक, आइडियाज ऑफ लिबर्टी, साथ ही साथ इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी जो कि प्रियम्बल में यूज किया गया है, ये कहाँ से लिया गया है, ये भी फ्रांस से लिया गया है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। नाउ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से हम लोगों ने इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा ये लिया है कि इलेक्शन कैसे होगा राज्यसभा के मेंबर्स का। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट है वो प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट जो कि 368 आर्टिकल में है, ये प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ये हम लोगों ने साउथ अफ्रीका से लिया है। जापान से हम लोगों ने प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ लिया है। तो मेनली क्या था जी कि जो प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ है
ये हम लोग को आर्टिकल 14 में मिलेगा, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब ये जो प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ मेनली क्या है कि हम लोगों ने यूएस से लिया, और यूएस ने क्या किससे लिया, जापान से लिया है। तो एक्चुअल में किससे लिया गया है, ये जापान से लिया गया प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। नो, जर्मनी से हम लोगों ने लिया सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, कि इमरजेंसी के टाइम पे जो हमारी फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन होता है अंडर आर्टिकल 358 और 359, ये हम लोगों ने जर्मनी से लिया है, और जर्मनी के वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने लिया है। यूएसएसआर, इसको रसिया भी बोलते हैं, रसियन कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने क्या क्या लिया है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि लेटर ऑन 4A में ऐड किया गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट, वो भी हम लोगों ने यहीं से लिया है रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से। साथ ही साथ आइडिया ऑफ सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल जस्टिस इन प्रियम्बल, तो प्रियम्बल में जो हम लोगों ने सोशल इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस की बात की है, वो भी हम लोगों ने रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने लिया फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स, आर्टिकल 300 में है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स, ये हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। साथ ही साथ कॉन्करेंट लिस्ट के प्रोविजन हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से लिया। वहीं अगर हम देखें यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट की बात करें, तो वो अगर सेंट्रल में पावर के डिवीजन की, वो हम लोगों ने कनाडा से लिया था। बट यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें तो वो हम लोगों ने यहाँ से लिया है। लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, ये हम लोगों ने यहीं से लिया है, और साथ ही साथ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। अब अगर आपको पता है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट जो आर्टिकल 108 में होती है, उसके प्रोविजन हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। अब अगर आपको पता है इसके बारे में कुछ भी, तो आप ये बताना कि ज्वाइंट सिटिंग किस बिल्स के केसेस में ज्वाइंट सिटिंग होती है और किस में नहीं होती है। नाउ फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो हमारा मेन प्रोविजन था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो 1935 के एक्ट से क्या क्या लिया गया, तो मेनली जो फेडरल स्कीम है वो यहाँ से ली गई। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मीन्स कि स्टेट में अपना जो अलग एडमिनिस्ट्रेशन रन करेगा, उसके लिए प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यहीं से दिया गया। पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि यूनियन के और स्टेट के, वो हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिए हैं। ऑफिस ऑफ गवर्नर्स, ये भी हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से दिए हैं। जुडिशरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से आया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑफिस ऑफ गवर्नर इंपॉर्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स यहाँ से आएंगे, और इमरजेंसी के जो प्रोविजंस हैं वो हम लोगों ने यहाँ से लिए, चाहे वो सेंट्रल की इमरजेंसी हो, चाहे वो स्टेट की इमरजेंसी हो। ये जो कुछ प्रोविजंस है जो हम लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग कंट्रीज से अडॉप्ट किए हैं, और इसीलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कुछ लोग कहते हैं कि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाना नहीं था, बट ये में क्या था कि मेनली एडॉप्शन था, कि आप यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो। तो कुछ थिंकर्स का कहना है कि हमने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया नहीं है, वो बस एक तरीके से अडॉप्ट किया है। बट बहुत सारे ऐसे जूरिस्ट हैं जिनका कहना है कि नहीं, इसको एक तरीके से बनाया ही गया है। बट एक्चुअल में क्या है कि ये कॉम्बिनेशन है, मेनली इसमें हम लोगों ने बहुत जगह से बहुत कुछ फॉलो किया है। अब अगर हम इसके साथ कुछ और डेट्स को देखें, तो एडॉप्शन ऑफ नेशनल फ्लैग, ये कब हुआ था, तो 22 जुलाई 1947 को हम लोगों ने अपना जो नेशनल फ्लैग है उसको अडॉप्ट किया था, और नेशनल फ्लैग को बनाया था पिंगाली वेंकैया ने। तो एडॉप्शन ऑफ नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, ये दोनों 24 जनवरी 1950 में अडॉप्ट किए गए थे। और जो हमारे पहले प्रेसिडेंट थे, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इनका भी अपॉइंटमेंट 24 जनवरी 1950 को ही हुआ था। और नेशनल एम्बलम जो हमारा अशोक स्तंभ है, वो हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 को लिया था। तो ये था कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। ये पूरा का पूरा एक तरीके से हम कहें तो ये पूरा ड्राफ्ट है कि हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बनाया। अब इसके बाद से अगर हम देखें तो हमें पास इसमें बेसिक्स में और क्या बचता है, अगर हम इसे देखें तो हम लोगों ने कम्प्लीटली मेकिंग तो कर दी कि मेकिंग में कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस कब से स्टार्ट हुए और कैसे कैसे ये पूरा बना, कहाँ से हम लोगों ने क्या क्या दिए। अब इसके बाद से हमें जो और पढ़ना है वो है इसके सालिएंट फीचर्स, सालिएंट फीचर्स पढ़ना है। साथ ही साथ हमें सालिएंट फीचर्स के बाद से इस पर कुछ क्रिटिसिज्म हुआ कि बहुत सारे लोगों ने, कुछ लोगों ने इसे अच्छा कहा, कुछ लोगों ने बुरा लिया, तो क्रिटिसिज्म भी देखेंगे। साथ ही साथ सालिएंट फीचर कि इस पर क्या क्या क्रिटिसिज्म हुआ, क्या इसमें अच्छा था, क्या लोगों ने बुरा कहा, तो ये दोनों पॉइंट हो गए। और इसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रीएम्बल। अब अभी तक में अगर हम देखें तो कोई ऐसा केस लॉस का इंपॉर्टेंस भी नहीं आया, यहाँ पे भी साइलेंट फीचर्स में भी ऐसा कोई रोल आने वाला नहीं है, क्रिटिसिज्म में भी ऐसा कुछ नहीं। बट जब हम प्रीएम्बल स्टार्ट करेंगे तो वहाँ से हमें चीज़ें पता चलेंगी कि कैसे हमारा मेन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा प्रीएम्बल से स्टार्ट होगा। तो जब हम प्रीएम्बल पे पहुँचेंगे तो फिर हमें बहुत सारे केसेस मिलने शुरू होंगे कि क्या ये पार्ट था या पार्ट नहीं था। तो ये मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम इसको यहाँ पे एंड करते हैं। इसके अगले लेक्चर में हम इस पर बात करेंगे कि क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साइलेंट फीचर्स क्या क्या थे। और ये क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं कि क्या हमारे फीचर्स हैं। साथ ही साथ मेंस में
मेंस में पूछता है। साथ ही साथ आप किसी भी लॉ एग्जाम में अगर बैठ रहे हो तो सालिएंट फीचर्स से सीधा सीधा क्वेश्चन मिलता है। तो ये हम सालिएंट फीचर्स को यहाँ से कवर करेंगे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हो, साथ ही साथ चैनल पे आप इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज भी कर सकते हो। थैंक यू।